दोस्तों, ये खेल महाराष्ट्र में भी हुआ था। उस खेल को राहुल गांधी ने अब खोल कर रख दिया है, तो चुनाव आयोग अंदर तक खेल गया है। यह खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी है कि महाराष्ट्र के चुनाव को वक्त बीत गया, लेकिन इन सब के बीच जो सबूत सामने आए उन्हें हवा में उड़ाने का काम किसी और ने नहीं, इस देश के चुनाव आयोग और शेरो शायरी करने वाले चुनाव आयुक्त ने किया था। वहीं चुनाव आयोग को पहले कफन गिफ्ट किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ उनका पिंडदान तक कर दिया गया है। यह हालात क्यों पैदा हुए, यह राजीव कुमार को खुद सोचना होगा कि जिस संवैधानिक संस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे थे वो, उस सर्वोच्च संस्था के हालात कैसे बन गई है, यह हालात क्यों पैदा हुए, यह उनको खुद सोचना होगा। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। याद कीजिएगा, नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार विपक्ष पर आरोप लगाया था कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन आज साबित हो गया कि इस देश के विदेश मंत्री ने कितना बड़ा झूठ इस देश के सामने परोसा है। वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद लानत मलानत भेजी जा रही है। एक मुस्लिम विधायक की जीत पर पेट में मरोड़ होने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम सांसद के घर को तोड़ने की पूरी तैयारी है। तो वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने जो भारतीय वापस लौट आए हैं उनमें चिप लगाकर भेजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए, क्योंकि कल इलेक्शन का रिजल्ट आना है। लेकिन कहानी दिल्ली से जुड़ी नहीं है, महाराष्ट्र से जुड़ी है, जहां पर चुनाव आयोग ने एक फॉर्मल तौर पर गांव की उस जनता ने, जिसने खुद कहा है कि हमने कांग्रेस को वोट कास्ट किया, वहां पर एक भी वोट कांग्रेस के खाते में नहीं गया था, वहां पर अपनी तरफ से जब एक बार वोटिंग प्रक्रिया करने की कोशिश की तो धारा 144 लगा दी थी, कर्फ्यू लगा दिया था। अब देखिए उसी चुनाव आयोग की पोल कैसे खुल रही, सुनिए। Tribal communities, minority communities, right? So we want to understand this, and we have made repeated requests to the Election Commission. They have not answered us. जवाब नहीं देते हैं। The leader of the opposition has said this in Parliament House. तो दरअसल इसे ट्वीट किया गया, क्या लिखा है पहले पढ़कर हिंदी में बता देता हूं। दीपक खत्री लिखते हैं, महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा घोटाला, 2019-24 में 32 लाख वोटर जुड़े, लेकिन लोकसभा 2024 के बाद 5 महीने में 39 लाख कैसे? महाराष्ट्र की वयस्क आबादी 9,54,00,000 है, फिर मतदाता से ज्यादा कैसे? कामठी में बीजेपी की जीत का अंतर नए वोटरों के बराबर क्यों? इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? इस बात का सवाल किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने उठाया है। अब दूसरी तरफ एक और देखिए क्या कुछ कह रहा है राहुल गांधी। Between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. तो यही है नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसमें हुए बड़े घोटाले का खुलासा किया। 2019 लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जुड़े। इसको लेकर सवाल किया गया और जब पूछा गया कि भैया ये 39 लाख कैसे जुड़ गए, जबकि 5 साल में इतने और 5 महीने में इतने, तो उस पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। वहीं सीजीआई को लेकर भी सवाल किया गया, जरा सुनिए। Election commissioners were chosen by a committee which included the Chief Justice, Leader of Opposition, Prime Minister. That was changed. It was changed by the government, by the Prime Minister. The Chief Justice was removed from that committee and a BJP person was added to that committee. यही एक सवाल था जब उस समय ये हुआ था घटनाक्रम, तब भी मैंने उठाया था कि आखिरकार जो एक प्रक्रिया रही है इलेक्शन कमीशन के जो नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए, आखिर क्या डर था सरकार को कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर रखा गया, उनके कोलिजियम से बाहर रखा गया। यही उदय भानु जब लिखते हैं, ये सवाल एकदम वाजिब है। जो 3 सदस्यीय कमेटी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती थी उसमें से सीजीआई को क्यों हटाया गया था, यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। अब देखिए, आपको मालूम ही है अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद रंग का कपड़ा भेजा गया, उसे कफन के तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। अब देखिए पिंडदान भी किया जा रहा है, क्या लिखा हुआ पढ़िए। केंद्रीय चुनाव आयोग के नाम का एक बैनर ले रखा है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये पिंडदान किया जा रहा है। सूर्य समाजवादी लिखते हैं, बनारस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग का पिंडदान कर रहे हैं, लेकिन केचुआ यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए कहते हैं फिर भी नहीं जागेगा। इस तरह का दावा यहां पर किया जा रहा है। अब देखिए एक भाई है शिफा भाई, उनकी जीत को लेकर कहानी है।
तो उनको लेकर भी एक नाराजगी अब देखने को मिल रही है। क्या कुछ किया जा रहा है, पहले सुनिए। जहां एमआईएम ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ओखला सीट पर एमआईएम का कैंडिडेट या तो नंबर 1 हो सकता है, नहीं तो नंबर 2 से उसे कोई नहीं आ सकता। शिफा ने वहां बहुत ही एमआईएम के कैंडिडेट ने बहुत ही जबरदस्त लड़ाई लड़ी है और अमानतुल्लाह खां के लिए बहुत परेशानी का सबब वो बन सकते हैं। और ये जो मोटी मोटी चीजें हैं, तो आम आदमी पार्टी के जो है उनके लिए भी है, बीजेपी के लिए पहले से ही। अंसार इमरान ऐसा लिखते लीजिए भाई साहब, शिफा भाई की जीत की आहट और बातचीत शुरू हो चुकी है। कहा गया कि बहुत शानदार फाइट उन्होंने लड़ी और उनकी बेटी भी लगातार सामने आती रही थी, बहुत सारी चीजें होती रही थी। अब देखिए, ओखला की एक सीट है जिसके ऊपर ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं एआईएमएम के, वो भी जीत सकते हैं। उनमें से कोई क्लोज फाइट है मामला। तो ये न्यूज़ 24 में एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक ओखला सीट एआईएमआईएम जीत सकती है। इस तरह की अब चर्चाएं चल पड़ी हैं और ये पेट में मरोड़ उठने के लिए काफ़ी है, चाहे वो इधर वाले हों या उधर वाले, आम आदमी पार्टी वाले हों या फिर खुद बीजेपी के, सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन एक बीजेपी समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम सांसद हैं, वो लगातार कई दिनों से, जब से संभल में घटना हुई है उसके बाद से निगाह पर चढ़े हुए हैं। और अब देखिए क्या हो रहा है। संभल मंदिर के पास रहने वाले मुस्लिम परिवार पर घर खाली करने का दबाव है, विरोध करने पर गिरफ्तारी है। यानी एक तरफ सांसद है तो दूसरी तरफ संभल के मंदिर के पास के जो मुस्लिम घर है उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मंदिर के पास रहने वाले मुस्लिम परिवार पर घर खाली करने का दबाव है, विरोध करने पर गिरफ्तारी का आदेश दिया जा रहा है। बताया गया है कि भैया पूरा तरीके से दबाव बढ़ा दिया गया और पहले से था। द वायर हिंदी की खबर है कि संभल के खगुसराय में खोजे गए मंदिर के पास रहने वाले परिवार के मुताबिक प्रशासन उनका घर तोड़ना चाहता है क्योंकि यह हिंदुओं द्वारा मंदिर की परिक्रमा करने में बाधा बनता है। परिवार के विरोध पर पुलिस ने घर के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि आप किसी भी तरीके से रोकथाम नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, आपका घर गिराएंगे, आपको बेघर कर देंगे, लेकिन हम करके रहेंगे। अब आते हैं जरा अपने देश के। अभी तक तो कहा जाता था कि ये लोग कहते थे, बीजेपी का नामकरण करता था विपक्ष, भारतीय जुमला पार्टी, झूठा पार्टी है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साबित कर दिया, जो चीजें सामने लोगों को दिख रही हैं, वहां से लौटे हुए लोग खुद बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। 40 घंटे तक बांध कर रखा, उसे खारिज कर दिया बात को। महिलाओं ने बताया कि हमारे हथकड़ी बांध कर रखी गई, इस बात को जयशंकर ने खारिज कर दिया। लग ही नहीं रहा कि एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनकी वकालत ज्यादा कर रहे हैं, जो अपने ही देश के लोगों की बात माने नहीं और विदेशी लोगों, किसी दूसरे देश जिसने बदतमीजी की है उस देश के साथ खड़ा हुआ हो तो क्या हमारे देश का विदेश मंत्री होने लायक है वो? सुनिए अब क्या है, पढ़िए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में किसी का नहीं किया प्रचार। देखिए ऐसी ऐसी बातें विदेश मंत्री अब कहेंगे तो बड़ा हास्यास्पद लगेगा। सबने सुना था, अब की बार ट्रंप सरकार, ये अपने आप एआई की आवाज नहीं थी, ये उनका ही था कार्यक्रम वहां पर। नमस्ते ट्रंप, ये सब कौन कर रहा था भाई? कैसी बातें करते हैं एस जयशंकर, क्या हो गया? आप तो एक अधिकारी रह चुके हैं, कम से कम थोड़ी तो लाज रखिए अधिकारी वर्गों की भी। रमनदीप सिंह मान कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार का क्या मतलब होता है? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, भाषणों को तो जुमले ही होते हैं, अब कोई सीरियसली नहीं लेता, सदन के पटल की मर्यादा तो रख लेते। बिल्कुल, संसद के अंदर ऐसी शब्दावली का ऐसे झूठ बोले जाएंगे तभी तो। एक बार नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, वो सुनिए कैसे इनकी मजाक उड़ाई जाती थी पहले। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो बिल्कुल झूठ बोलो, बार बार बोलो, कई बार बोलो, ऐसे ऐसे बोलो। तो आज मुझे लगता है कि एस जयशंकर जी के लिए ज्यादा मुफीद रहेगा। अब आइए कि कहा जा रहा था कुछ नहीं हुआ, तो पढ़िए। ये खबर छपी है, डंकी रूट, करंट लगाया, पेशाब से भी नहलाया। यानी ये सम्मान था भारतीयों का, ये एस जयशंकर बताएंगे। और अगर एस जयशंकर कहते नहीं, जो किया अमेरिका की तरफ से, तो मैं जरूर चाहूंगा एक बार, जो ये बात की वकालत करते नजर आ रहे हैं कि जो इन भारतीयों के साथ हुआ, जो लोग ये वकालत करते हैं उन भारतीयों के साथ सही हुआ, मैं कहूंगा वैसा ही बर्ताव एक बार उन लोगों के साथ भी होना चाहिए, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर बैठे हो, संवैधानिक पद पर बैठे हो, कुछ भी बैठे हो, तभी उन्हें समझ में आएगा। मैंने कहा ना, महाकुंभ में लोगों की जान गई, संवेदनशीलता उन्हीं लोगों की जागी है जो इंसान है। जो चाटुकार हैं वो तब तक अब भी चरण में पड़े हुए हैं क्योंकि उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं हुआ। यही ऐसे ही हालात ऐसे है। 104 भारतीयों के साथ जो हुआ उस पर सरकार पर्दा नहीं डाल रही है। मैं खुल के बोल रहा हूं, शायद कड़ा शब्द है, बेशर्मी है कि चादर ओढ़ रखी है। एक बार इन लोगों के साथ होगा तब समझ में आएगा। अब देखिए, चिप की खबर आई, न्यूज़ 24 की खबर है। अमेरिका में अवैध भारतीयों के पैरों में लगाए गए डिजिटल ट्रैकर, आईसीई इनकी लोकेशन 24 घंटे ट्रैक करती है। ये लोग निर्धारित लोकेशन के से बाहर नहीं जा सकते हैं।
यानी कि अमेरिका में जो अवैध भारतीय रह रहे हैं उनके पैर में डिजिटल ट्रैकर लगा दिए गए हैं जिससे वो भाग ना सके। इस तरह का बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है और ये बहुत मुफीद माना जा रहा है। मालिनी अवस्थी, जिन्हें इस देश ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, वो बता रही हैं कि जो हुआ उनके साथ बिल्कुल सही किया गया भारतीयों के साथ। मालिनी अवस्थी का ये बयान है, अपने आप ट्विटर पर ट्वीट मैंने आपको दिखाया भी था। ये लोगों को थोड़ा तो शर्म करनी चाहिए। महिलाओं के साथ हुआ, आप तो वैसे भी बहुत संवेदनशील नजर आती थी, आप भी सत्ता के साथ खड़ी हो गई और अपने ही देश के नागरिकों के लिए, खासकर महिलाओं बच्चों के लिए बोल रही है। सोचिए आप क्या कर रही हैं। काश्मा सावंत है, वो लिखती है, इंडियाज मोदी गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड माई वीजा 3 times to visit my 82-year-old mother who is very sick. Settles India consulate gave my husband visa again. They say my name is on a reject list. They refuse to tell us why. Now they have threatened to call the police on us. तो ये सब किया जा रहा है, ये इस बात का दावा। और जाते जाते एक खबर और आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये खबर निकल कर आई है। इसमें बताया गया, ट्रेन में टोपी और दाढ़ी देखकर मुस्लिम छात्र पर हमला हुआ। हिंदुत्ववादी चरमपंथियों ने उसे बांग्लादेशी करार दिया। इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। पश्चिम बंगाल में सियालदा जाने वाली ट्रेन में 27 साल के मुस्लिम छात्र रेजा उल इस्लाम मंडल पर कथित तौर पर 10 से 12 हिंदुत्व चरमपंथियों के एक समूह द्वारा क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। हमलावरों ने कथित तौर पर उसे पीटा, उसकी दाढ़ी खींची और उस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उसे ट्रेन से नीचे फेंकने की धमकी दी है। तो ये तमाम खबरें मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ था। फिर होऊंगा हाजिर कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।